नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बिहारी पांडे। आज नॉर्थ अमेरिका की इस सीरीज में गल्फ्स के विषय में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन गल्फ इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, चाहे वह प्री हो या चाहे वह मेंस हो, या उसके अतिरिक्त आम लोगों को भी एक नॉलेज के दृष्टिकोण से भी यह इम्पोर्टेंट है। तो हम ये देखें कि इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितना जानना चाहिए। और आप जानते हैं कि व्हाट टू लीव इज़ द मेन कोर टू कंप्लीट द एग्ज़ाम, क्या छोड़ दिया जाए, यही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में जितना हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम समझते हैं कि इससे फिजूल नहीं होगा। इसको आप बनाए रखें और करंट का सहारा लेते हुए कोई अगर चेंजेज आता है तो आपने इस मटेरियल को अपडेट करने का प्रयास करें। नहीं होता है तो फिर हम वीडियो के साथ मिलेंगे, उससे आप अपडेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले देखते हैं कि गल्फ हम किसको कहते हैं। तो गल्फ क्या है आखिर? हमारे सामने आता है बे और गल्फ, दोनों का मतलब क्या होता है? खाड़ी होता है। तो गल्फ क्या है? तो गल्फ का मतलब भी होता है कि गल्फ इज ए पोर्शन ऑफ द ओशन। खाड़ी भी क्या है? गल्फ क्या है? एक महासागर का भाग है। दैट पेनिट्रेट्स लैंड, जो स्थल में क्या होती है? घुसी हुई होती है। और क्या है? विच इज वेरी लार्ज इन साइज, शेप एंड डेप्थ, जो क्या होती है? जो आकार में, उसके बाद में इसकी गहराई में यह बृहद होती है। तो इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं? गल्फ के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सच टाइप ऑफ द वाटर बॉडी दैट इज इंडोर्स्ड इनटू द लैंड, ऐसे जल भाग जो स्थल में घुसे हुए हों उनको क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। एंड लोकेटेड सिटीज, कंट्रीज अराउंड दिस गल्फ, और इस गल्फ के सहारे जो देश जुड़े हुए हैं, जो शहर जुड़े हुए हैं, तो जो देश जुड़े हुए हैं उनको गल्फ कंट्रीज कहते हैं। जो शहर हैं उन्हें गल्फ सिटीज कहते हैं। जो स्टेट है उन्हें गल्फ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। आप जानते ही हैं कि गल्फ कंट्रीज है। गल्फ कंट्रीज यहाँ कहाँ पर है? तो आप देखेंगे कि गल्फ कंट्रीज यहाँ एशिया में आपको अरबियन पेनिनसुला पर है, जो पर्शियन गल्फ के सहारे है, जिसमें कि सऊदी अरबिया का और ईरान का जो क्षेत्र है ये पूरा इसके सराउंड में है। तो इस तरह से आज हम लोग को क्या करना है? आज हम लोग को देखना है कि हाउ मेनी आर गल्फ्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन नॉर्थ अमेरिका, कितने ऐसी खाड़ियाँ हैं जो उत्तरी अमेरिका में महत्वपूर्ण हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 गल्फ्स दैट आर इम्पोर्टेंट, जो 4 खाड़ियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला कौन है? तो गल्फ ऑफ मेक्सिको है। ये देख रहे हैं कि नहीं? ये आप देखिए, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको किससे जुड़ी हुई है? कैरिबियन सी से जुड़ी हुई है। कैरिबियन सी से कैसे जुड़ी हुई है? एक यहाँ पर चैनल है जिसको यूकटन चैनल के नाम से जानते हैं। ये चैनल क्या होता है? वाटर बॉडी का पार्ट ही होता है जो एक दूसरे के बीच में क्या करता है? फ्लो करता है। उसको हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। और गौर करिए, और यहीं पर स्ट्रेट एक शब्द आता है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट भी वाटर बॉडी का एक पार्ट होता है, जो यह क्या करता है? इट कनेक्ट्स 2 वाटर बॉडीज, यह 2 जल खंड को जोड़ता है। इट सेपरेट्स 2 लैंड मासेज, और 2 स्थल खंड को क्या कर देता है? पृथक कर देता है। तो गौर करिए, ये यूकटन चैनल से यहाँ जुड़ी हुई है। और गल्फ ऑफ मेक्सिको में हमने आपसे चर्चा किया था कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का क्या इंपॉर्टेंस है। तो गौर करिए, इसमें ये भी बताया था हमने पिछले लेक्चर में कि इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, किस प्रकार का सिचुएशन है, इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्थिति क्या होती है। तो इस गल्फ ऑफ मेक्सिको में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हम देखें। तो पहले हम जान लें कि इट इज सराउंडेड बाय यूनाइटेड स्टेट। ये दिख रहा है कि नहीं? यह किससे घिरी हुई है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से घिरी हुई है। इसके बाद में यह किससे घिरी हुई है? तो मेक्सिको से घिरी हुई है। दिख रहा है कि नहीं? मेक्सिको ये है। ये कौन सा देश है? मेक्सिको से घिरी हुई है। और इसके बाद में गौर करिए, अगर हम इसको कहें तो मेक्सिको के अतिरिक्त में जो आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा है, ये दिख रहा है कि नहीं?
एक क्यूबा है जिसे आइलैंड नेशन के नाम से जाना जाता है। इसे हम वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड के भी नाम से जानते हैं। गौर करिए, ये जो है कैरिबियन सी से लेकर के मेक्सिको तक आप जो देखते हैं, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर ये सिचुएशन जो कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी में क्या है, वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जिसमें कि दो प्रकार के द्वीप समूह पाए जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ आइलैंड ग्रुप्स आर फाउंड। इसमें ग्रेटर एंटाइल्स है और लेसर एंटाइल्स है। ग्रेटर एंटाइल्स और लेसर एंटाइल्स दोनों मिला करके क्या बनते हैं, वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बनते हैं। गौर करिए, एक क्यूबा है और क्यूबा को रिप्रेजेंट करने के कारण इसे हम क्या करते हैं, इसे हम आइलैंड नेशन के नाम से हम जानते हैं। जो क्यूबा किस लिए फेमस है आप जानते ही हैं, इट इज शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। यह विश्व का क्या है, तो यह विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो गल्फ ऑफ मेक्सिको के जो कोस्ट लाइन है ये कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं, तो 5000 किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसके बाद में हमारा ये दूसरा क्या आता है, तो गल्फ ऑफ अलास्का आता है। ये देखिए गल्फ ऑफ अलास्का है दोस्तों। गल्फ ऑफ अलास्का बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही विचित्र है। यहाँ पर गल्फ ऑफ अलास्का इज लोकेटेड एट हायर लैटिट्यूड। यह उच्च अक्षांश पर है, लेकिन अगर कहा जाए तो यहाँ पर ड्यू टू वाटर इवोपोरेशन, जल के वाष्पीकरण के चलते यहाँ जल गर्म मिलते हैं। अब आप सवाल करेंगे कि यहाँ पर जल गर्म क्यों होता है, कारण कि यहाँ पर हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जो सीरीज आएगा करंट का, तो यहीं से नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आती है और आपको नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर बाइफरकेट होती है दो भागों में, और नॉर्थ पार्ट में क्या बनती है, तो अलास्का करंट, और साउथ पार्ट में क्या बनती है, तो कैलिफोर्निया करंट। अलास्का करंट को हायर लैटिट्यूड की तरफ जाना है। ये नॉर्थ पैसिफिक जो ड्रिफ्ट है ये गर्म जल है। गौर करिए, यहाँ से जब इसका मूवमेंट होता है तो गल्फ ऑफ अलास्का की दूरी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इट कैरीज इनफ्लक्स ऑफ वार्म वाटर एंड दीज वाटर आर मर्ज्ड विद द गल्फ ऑफ अलास्का। और यही जल जब अलास्का से मिलता है तो यहाँ टेम्परेचर की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और वाटर एवोपोरेशन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अलास्का में दो प्रकार के जल का मर्जिंग हो रहा है। किस प्रकार के जल का मर्जिंग हो रहा है, तो गौर करिए, यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक ब्लू, यहाँ पर जो जल मिल रहा है एक इलेक्ट्रिक ब्लू मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, डार्कर ब्लू मिल रहा है। तो दो प्रकार के जल का यहाँ पर मर्जिंग हम देख रहे हैं, जो कि ये आपसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर इलेक्ट्रिक ब्लू को आप नहीं जानते हैं, डार्कर ब्लू को नहीं जानते हैं, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं एक एक चीज़ का डिटेल नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर फिर बोरिंग होने लगता है, इसलिए अगर ज़्यादा कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा। जो भी अगर वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, ये वीडियो हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के विद्यार्थी के लिए है। हिंदी मीडियम वाले भी बेहतर कर सकते हैं और ये आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसलिए मोस्टली आई स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि ये बोथ मीडियम ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। ये दोनों लोगों को इससे लाभ हो सके। अब आता है हमारा तीसरा, कौन है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब देखिए ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है मित्रों। आप देखिए कि ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहला समझे आप। यहाँ पर जो करंट आ रही है, कैलिफोर्निया करंट यहाँ तक पहुँचती है। अब समझे, कैलिफोर्निया करंट का जन्म तो गर्म वाटर से हुआ है, लेकिन इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ टेम्परेट बेल्ट्स। या टेम्परेट बेल्ट शीत बेल्ट के एक लंबे क्षेत्र से होकर के चल रही है, इसलिए इट अराइव्स अप टू कहाँ तक, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पहुंचती है। तो इसका जल क्या हो जाता है,
ठंडा हो जाता है, इसलिए इसे कोल्ड करंट के नाम से हम जानते हैं। तो अब गौर करिए, जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है यह क्या है, तो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, यह गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया मेक्सिको के मेनलैंड से पृथक है। और मेक्सिको के मेनलैंड से पृथक कैसे है, तो बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला से। यहाँ पर बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला है जो कि मेक्सिको को मेनलैंड से क्या कर देता है, अलग कर देता है। इसका जो कोस्ट लाइन है ये 4000 किलोमीटर इसका कोस्ट लाइन है। और गौर करिए, इट इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड गल्फ। और यह क्या है, यह जो खाड़ी है बहुत विविधता वाला है, बहुत पिकुलियरिटीज वाला है। और इट इज होम टू मोर देन 500 स्पेसीज ऑफ माइक्रो इनवर्टेब्रेट्स। यहाँ पर 5000 से अधिक प्रजातियां सूक्ष्म अकशेरुकी जंतुओं की देखी जाती है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पूछा जा सकता है दोस्तों। अब एक हमारे पास होता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस आप जानते ही हैं कि इसमें कौन सी रिवर ड्रेन करती है, तो सेंट लॉरेंस करती है। कहाँ से निकलती है, ओंटारियो लेक से निकलती है। इसकी क्या विशेषता है, तो गौर करिए, इस पर नियाग्रा वाटरफॉल लोकेटेड, नियाग्रा वह जो जलप्रपात है स्थित है, जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब एक कैसी है, ये सेमी इनक्लोज्ड है, अर्धबंद है। यह जो गल्फ है यह अर्धबंद है। और ये गौर करिए, जो नॉर्थ अमेरिका का जो सागर का आउटलेट है, ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो झीलों का जो आउटलेट है, ये झील किसके माध्यम से यहाँ पर आते हैं, झील के जो जल है किसके माध्यम से आते हैं, तो गौर करिए सेंट लॉरेंस रिवर है जो आउटलेट के रूप में काम करती है, जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को क्या करती है, जोड़ देती है। तो इसलिए एक गल्फ इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे गल्फ है मित्रों, लेकिन ये 4 गल्फ के विषय में जानना है आपको। गल्फ ऑफ मेक्सिको, फिर देखें, फिर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का। तो ये देखें, ये चारों इंपॉर्टेंट है और चारों को जानना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ अगर हम देखें तो यहीं पर आप गल्फ ऑफ जो सेंट लॉरेंस है, यहाँ पर जल काफी ठंडा होता है। ये क्यों ठंड की स्थिति बढ़ती जाती है, गौर करिए, ठंड की स्थिति बढ़ती जाती है कि लेब्राडोर जो करंट है बैफिन बे से उत्पन्न होकर लेब्राडोर सी से चलती है। तो इसका जो वाटर है यह आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में भी आता है। और तब इसके गौर करें, न्यू फाउंडलैंड के ईस्टर्न पार्ट में फिर किससे मिल जाती है, तो गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। तो इस तरह की यहाँ पर स्थिति है। और ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स पर टर्बुलेंस की स्थिति होती है, जहाँ पर कोल्ड और वार्म वाटर मिलते हैं, वहाँ पर एक फ्रंट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर वाटर बॉडी फेन की तरह बन जाता है, गाज की तरह, जिसमें स्टॉर्म्स के आगमन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब स्टॉर्म्स आर ओरिजिनेटेड। तो एक और लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर फिशिंग कल्टीवेशन होना शुरू हो जाता है। तो गौर करिए, ये ज़्यादा मैं बताऊंगा जब करंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब। इसीलिए न्यू फाउंडलैंड के पास में अनेक बैंक्स बने हुए हैं। न्यू इंग्लैंड बैंक है, जॉर्ज बैंक है, और गौर करिए ग्रांड बैंक है। ये सब फिशिंग कल्टीवेशन, फिशिंग स्टोर्स के लिए बने हुए हैं, जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब कहेंगे आप कि ऐसा क्या सिचुएशन होता है, कारण कि जब दो एक करंट मिलती है तो जो कोल्ड करंट है वो प्लैंक्टन्स को लाती है। तो यहाँ से जो एक प्लैंक्टन्स को ला रही है, जैसे ही ये टेम्परेचर के प्रभाव में होता है, ग्रो ज़्यादा होने लगता है। जो कि प्लैंक्टन्स क्या है, प्लैंक्टन्स आर द फूड ऑफ द फिशेज। ये प्लैंक्टन्स मछलियों का भोजन है, इसलिए यहाँ पर स्थिति क्या देखी जाती है, यहाँ पर स्थिति ये देखी जाती है कि फिशिंग कल्टीवेशन बड़े पैमाने पर होता है। कहीं पर भी अगर हम देखें तो जहाँ पर कोल्ड और वार्म फ्रंट की स्थिति बनती है, जहाँ पर वहाँ पर फिशिंग की फैसिलिटीज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो धन्यवाद मित्रों, आज के क्लास में हमने गल्फ को देखा और गल्फ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसको देखा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बनाए रखने की ज़रूरत है। फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगा कि इस वीडियो को नीडी तक पहुंचाएं
अपने फ़ायदा लें, दूसरों को फ़ायदा दें, पहुँचाएं। कोई भी डाउट हो आप मैसेज कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप इसके माध्यम से पटना में भी या बनारस में भी, मैं 2 जगह पर रहता हूँ, आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आप जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, अगर आप मॉनेटरी से कमज़ोर हैं, हमारा वीडियो काफ़ी रहेगा। ये अभी ज्योग्राफी सीरीज़ को पूरा करने पर जनरल स्टडीज़ के सारे सीरीज़ को पूरा किया जाएगा। और आप ये समझें कि घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी बहुत क्षमता है तो आप शहर में आकर अपने समय को कंज्यूम करके कम समय में आप हिट कर सकते हैं। कारण कि निकालने के लिए एक मेंटर का जो सहयोग है वो बहुत ज़रूरी है। कोचिंग का नहीं, लेकिन मेंटर का, अगर जिस कोचिंग में मेंटरिंग होता हो, इंडिविजुअल केयर होता हो, तो वहाँ आपको निकलने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ऐसे आप जानते हैं कि हर साल 20 लाख लड़के अधिक कोचिंग करते हैं, बड़े बड़े कोचिंगों में जाते हैं, नाम के लिए जाते हैं, पैसा बहाते हैं, पता चलता है कि उनको कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है, पता चलता है कि बैक बेंचर रह जाते हैं, समझने तक उनकी विदाई हो जाती है और फिर भी उनका करेक्शन नहीं हो पाता है। तो जो कोई भी कंपटीशन है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। फैक्ट्स तो फैला हुआ है, लेकिन अब कंसेप्ट होना जरूरी है। तो कंसेप्ट कैसे आप डेवलप करेंगे? कारण कि कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा हमें उस परिवेश में जाना होगा, फैक्ट्स को एनालिसिस करना होगा। तो ठीक है, आप इस मेरे वीडियो को पसंद करें, अपने भी अगर आप उसके बाद में सब्सक्राइब और लाइकिंग करने का प्रयास करें और करवाएं भी। धन्यवाद।